हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए मैं ना आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट शुरू की थी। उसमें आर्टिकल्स 12 और 13 का सब्जेक्टिव पढ़ा दी हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव भी करा दी हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स कितना से कितना तक है? आर्टिकल्स 12 से लेके 35 तक। ठीक है ना। तो मैं जैसे जैसे आर्टिकल्स को कंप्लीट करते जाऊँगी उसके ऑब्जेक्टिव भी देते जाऊँगी। देखिए पढ़िए ज़रूर, थोड़ा लेंदी है, पर मैं नहीं सोच रही हूँ कि आप एक बार इसको मेरा सब्जेक्टिव पढ़े फिर ऑब्जेक्टिव पढ़े और लक्ष्मीकांत जरूर पढ़े। ठीक है, तो ये तीनों रहेगा ना, तो पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन होगा मैं थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा MCQ बना दे रही हूँ, ताकि आप लोग जो सब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना उससे कोई क्वेश्चन छूटने का मतलब चांसेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को स्वागत है आप लोग के ही क्लास में AFT स्पेस एक बार, है ना, एडू बूस्ट में। ठीक है, तो क्लास को जरूर देखें, क्योंकि देखिए पढ़ाई के अलावा कोई उपाय नहीं है, और आप जब पढ़ने आए तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर भागना चाहते हैं तो आपको कोई रोका नहीं है, बट पढ़ना पड़ेगा ना। अगर अगर कुछ सोच के आए तो आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, और वो भी अच्छे से, वरना तो एक दो नंबर आपका फिसलता जाएगा, और प्री और मेंस फिर वैसे रुकता जाएगा, है ना। जब तक आप नॉलेज नहीं होगा मेंस भी कैसे लिखेंगे? अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बारीकी से नहीं जानेंगे तो उसको कोरिलेट कैसे करेंगे, है ना। तो नॉलेज होगा, और कोरिलेट करते करते नॉलेज जितना विस्तार होता जाता है ना, और हमारे समझ, ये दोनों आपको मेंस करता है ना। तो चलिए, खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है, और ये साहस करते रहे, सकारात्मक सोचे और सकारात्मक रहे, है ना। सकारात्मकता ही वो ऊर्जा है जो हमें हमारे हर पॉजिटिव नेगेटिव स्थिति में जो स्ट्रगल टाइम है, कोई भी मुसीबत आता है उसे लड़ने में हमारी क्षमता देती है, ऊर्जा देती है ना। तो इस ऊर्जा को बनाए रखें। चलिए, तो आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 लेकर जितने भी MCQ मेन बन रहे हैं, जो इम्पोर्टेंस है, जो एग्ज़ाम में आते हैं, उससे मैं बताती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर ये अपना इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये समानता का अधिकार देखिए समान है ना, कोई नीचे और ऊपर नहीं, इक्वल है सब, है ना। सभी नागरिक इक्वल है भारत के सापेक्ष में। ठीक है, संविधान के सापेक्ष में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद जो 14 है किससे संबंधित है ना। तो विधि के समक्ष समानता, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार। तो जो सब्जेक्टिव क्लास किए होंगे ना उसको पता है कि इसका क्या होगा, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता में फिर डिटेल से यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि देखिए अगर मैं इतने MCQ के साथ मैं फिर से समझाती, मैं थोड़ा थोड़ा एकदम भरवली ना रैंडम समझाते जाऊंगी। इस क्लास को करने से पहले आप पिछले क्लास करें। ठीक है, तो क्या होता है, विधि के समक्ष मतलब विधि के मतलब जो नियम है, जो संविधान में नियम बनाया गया है उसके समक्ष, चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई रिक्शा चालक हो, उसके समक्ष जो भी है कानून के समक्ष सभी समान होंगे। समान मतलब कि पद में नहीं, मतलब कि जो क्राइम किए हैं या फिर एज ए ह्यूमन मानव ना, वो सभी समान है ना। उनको समान संरक्षण दिया जाएगा, समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, वो पद का, देखिए राष्ट्रपति है, ये पद ना है, ये मानव थोड़ी है। ये मानव को फंडामेंटल राइट्स क्या है, एक मानव को व्यक्तिगत अधिकार है ना फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि जो इक्वल बिफोर लॉ है, जो की अवधारणा भारत के किस देश से ली गई है? जो इक्वल बिफोर लॉ है, जो मतलब कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि जो लॉ बना है वो इक्वलिटी साथ में रहेगा, है ना। उसको वहाँ मैं बताई, आप देख लेना। तो वो किससे लिया गया है? तो ये लिया गया इंग्लैंड से। इंग्लैंड से, क्योंकि देखिए हमारा जो भारत पे वो जो गुलामी किया था, गुलाम किसका था? इंग्लैंड का। तो इससे ज़्यादा क्योंकि अंग्रेज यहाँ थे, तो अंग्रेज से ही ज़्यादा प्रभावित होगा ना हमारा संविधान। तो ये इससे और अंग्रेज से प्रभावित था। और देखिए जो भी संविधान कैसे बना हमारा, जितने भी वर्ल्ड में अच्छे अच्छे कंट्री थे जहाँ का लोकतंत्र है, और जो लोकतंत्र के लिए सही है, तो उस देश से, वहाँ से जो जो अच्छी अच्छी बातें थी जो हमारे संविधान में लाया गया था, ताकि और हमारे संविधान को अच्छा बनाया जा सके, और लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा भारत ने कहाँ से लिया है? जो कानूनों का समान संरक्षण, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये बार बार पूछेगा। कानूनों का समान संरक्षण, जैसे कानून क्या है, सभी व्यक्ति के लिए, मैं बताई थी ना, ये राष्ट्रपति हो या रिक्शा चालक हो, सब्जी लगाने वाला हो या भिखारी हो,
अगर वो मर्डर किए हैं उसको भी 10 साल का सज़ा होगा, और राष्ट्रपति मर्डर किए हैं तो भी 10 साल का सज़ा होता है। ये बोलते हैं कि कानूनों के का समान संरक्षण ना। और मान लीजिए कि संरक्षण के क्या होते हैं, ये समान समान विधि के समानता हो गया, और कानूनों का समान संरक्षण क्या हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कैसे एग्जांपल दूँ, हाँ, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको ये कोई पुलिस पकड़ के ले गया, तो वहाँ पे भी एक नागरिक होने के नाते आपको वहाँ पे अपना वकील रखने का आर्टिकल्स 22 और 23, 20 और 22 के अंतर्गत है। और फिर जीवन जीने का अधिकार, साफ पानी का अधिकार, ये क्या है, कानूनों के समान संरक्षण। ये इनकी राष्ट्रपति है तो उसको अच्छा हवा देंगे, और जो रिक्शा चालक है वो नहीं बोल सकता कि वो गंदा हवा पिए, क्योंकि वो रिक्शा चालक है ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो अमेरिका से लिया गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अनुच्छेद 14 है किस प्रकार की समानता प्रदान करता है ना। तो वो क्या करता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। मतलब कि जो भी कानून है उसके लिए सभी समान है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई एक आम नागरिक, है ना। और विधि का समान संरक्षण मतलब दोनों को एक अपराध के लिए एक किया जाएगा, और व्यक्तिगत जो संरक्षण सरकार का होता है वो उसको भी दिया जाएगा, तो इसको भी दिया जाएगा, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अनुच्छेद 14 किन पर लागू होता है ना। तो ये किन पर लागू होता है, ये होता है ये होता है सभी व्यक्तियों, विदेशी नागरिक पर, है ना। सभी व्यक्तियों, चाहे मान लीजिए कि जीवन जीने का ही समान, अब वो विदेशी नागरिक, उसको थोड़ी कि 20 साल का विदेशी है तो उसको 20 साल का सजा दे देंगे, है ना, अपने देश का, तो क्योंकि वो क्राइम तो समान किया है ना। तो इस तरह क्या है, सभी व्यक्तियों को, विदेशी नागरिक हो या देशी नागरिक, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सॉरी 6 क्या बोल रहा है कि उचित वर्गीकरण का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है। उचित वर्गीकरण, ये किससे भी, उचित वर्गीकरण क्या है अभी मैं बताई कि उचित वर्गीकरण क्या होता है कि चाहे वो राष्ट्रपति हो, पीएम हो, सीएम हो, और समान नागरिक नागरिक हो, चाहे स्टूडेंट हो, है ना, कोई भी हो, कोई भी व्यापारी हो। तो इसमें क्या है कि समान वर्गीकरण किया गया है व्यक्तिगत मानव के रूप में, व्यक्ति के नागरिक के रूप में, है ना। तो इसी को बोला गया है कि उचित वर्गीकरण का सिद्धांत किस अनुच्छेद से लिया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 लोकतंत्र का सार है ना। ये केस आया था, तो किस केस में, ये कभी कभी उठा के स्टेटमेंट पूछ देगा कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 14 लोकतंत्र का सार है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा अजय हसिया केस, है ना। बस याद रखिएगा, इतना ज़्यादा केस वेस पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि अंतर्गत अपवाद कौन सा है, इसमें राष्ट्रपति, गवर्नर, विदेशी राज प्रमुख या उपरोक्त में सभी। तो अंतर्गत अपवाद कौन है, तो 8 देखेंगे कि इसमें सभी अपवाद है ना। क्योंकि राष्ट्रपति देखिए कोई भी इसमें गवर्नर भी और विदेशी राज प्रमुख जो होते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं ना उसको, विदेशी राज प्रमुख। तो इसके राष्ट्रपति मान लीजिए वो पद पे है ना। तो पद पे बना रहते हुए उसे कुछ नहीं, जब ये उसको 14 दिन का, ये राष्ट्रपति जब हम पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में बताएंगे कि किस किस के लिए अपवाद, इनके विशेष अधिकार क्या है। क्योंकि जब ये राष्ट्रपति के पद पे रहेंगे तो इसको अपराध गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस गिरफ्तारी के लिए 14 दिन का पहले इनको सूचित करना पड़ेगा। तो ये आम नागरिक को नहीं ना, मर्डर करके भाग रहा है तो फिर अब इसको पकड़ेगा नहीं कि रुको रुको 14 दिन के बाद पहले सूचित करो तब मैं पकड़ूंगा। तो ये अपवाद के श्रेणी में आता है ना। चल कोई नहीं, और गवर्नर भी आता है, और जो एम्बेसडर होते हैं ना तो वो भी आते हैं, तो इसीलिए ये सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किसे रूल ऑफ लॉ कहा जाता है ना। किसे रूल ऑफ, गांधीवाद को, मार्क्सवाद को, उदारवाद, या फिर डायसी का सिद्धांत, जो डायसी का सिद्धांत बोलते हैं ना उसको। तो ये हो जाएगा डायसी को, रूल ऑफ लॉ किसको बोलते हैं, डायसी के सिद्धांत को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलेगा, अनुच्छेद 14 किस भाग से लिया गया। तो ये फंडामेंटल राइट्स है ना। 14 से 18 मतलब कि 12 से 35 जितने भी आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं, और ये भाग किस में आता है, तो भाग 3 में आता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये किस में आ जाएगा, 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि देखिए आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लॉज, ये क्लॉज है और उसके ए हो जाएगा सब क्लॉज, तो 15A है ना। तो अब देख लेंगे इसमें 14 से लेके 18 तक है, ठीक है जी। तो इसमें 14 से लेकर 18 तक क्या बोल रहा है कि जो आर्टिकल्स 15(1) में क्या निषेध करता है ना, कि क्या मनाही है सरकार की तरफ से। तो अब देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा
तो अभी भी मैं थोड़ा तबीयत ना, अभी थोड़ा सर्दी सा असर होता है, थोड़ी सी इसी वजह डिस्टर्ब हो रही हूँ। ठीक है, तो अनुच्छेद 15(1) क्या बोलता है कि क्या निषेध करता है, मनाही क्या करता है, वो धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। मैं वहाँ पढ़ा चुकी हूँ आर्टिकल्स 15, इसलिए मैं बार बार यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी। तो आप देखेंगे कि कोई धर्म का हो, मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट जॉब निकला है ना, तो ये नहीं बोलेगा कि अरे आप मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो तो नहीं भरोगे। यानी कि वो 22 साल का होना चाहिए, मतलब पीसीएस के लिए और आईएएस के लिए। तो जो भी उम्र का हो, तो वो सभी धर्म के हो, जाति कोई भी जाति का हो, और लिंग यानी कि मेल भर सकते हैं, फीमेल लड़कियां नहीं भर सकती, ऐसा भी नहीं। और जन्म स्थान यानी वो भारतीय होना चाहिए, जन्म स्थान वो झारखंड का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, कहीं का भी, है ना। तो इसके आधार पर क्या किया जाएगा, इसमें भेद नहीं किया जाएगा। तो वही बोलते हैं कि निषेध क्या है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि अनुच्छेद 15 किस पर लागू होता है ना। तो 15 अभी नहीं कि जन्म स्थान अब विदेशी है, तो ये विदेशी पे आप देख लेंगे। अब सेंस से पता चल गया होगा कि ये सिर्फ केवल भारतीयों पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। कभी कभी क्या पूछता है, मैं बता एक अलग थोड़ा सा 5 मिनट का बना दूंगी कि कौन सा आर्टिकल्स केवल विदेशी को प्राप्त है और भारतीयों को, है ना। जो उसके सिर्फ भारतीयों को तो सभी प्राप्त है, और कौन से आर्टिकल सिर्फ विदेशियों को प्राप्त है ना। तो इसको मैं अलग से बना दूंगी, ठीक है। तो देखेंगे कि आर्टिकल्स 15 किस पे लागू होता है। इसमें ये नहीं कि धर्म, जाति और लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव तो किया जाएगा ना, कि अब मान लीजिए कि वो आएगा राशन कार्ड लेके कि हम तो भारत के नागरिक हैं और यहाँ निवास करते हैं और गरीब बीपीएल श्रेणी में है, तो मुझे 5 केजी और 10 केजी अनाज दिया जाए, तो नहीं है, क्योंकि जन्म स्थान विदेशी है ना, भारतीय नागरिक नहीं है। तो राशन कार्ड लेने के लिए, यहाँ का सुविधा लेने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो भी भेदभाव हुआ ना। तो इसलिए केवल क्या ऐसे सेंस लगा सकते हैं ना, तो सेंस से भी कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो ये क्या है, कभी कभी पूछ देगा 18, 19, 14, तो ऐसे ये याद रखेंगे कि 15 जो आर्टिकल्स है केवल भारतीयों पर लागू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 15 का 3 क्या अनुमति देता है ना। जो 13 है वो क्या करता है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिया हुआ है ना। जैसे महिलाओं और बच्चों को क्या करता है, जैसे महिलाओं को अभी जैसे बच्चों को क्या है कि 14 सालों से तक निःशुल्क शिक्षा, ये क्या है, विशेष अधिकारी तो है। तो आप बोलेगा कि नहीं, तो ये अपवाद होते हैं कोई कोई आर्टिकल्स, तो इसमें 15(3) में ये याद रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे कि अनुच्छेद 15 का 4 किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जो 15(4) है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये प्रथम संशोधन 1951 में जोड़ा गया, ठीक है। अब देख लेंगे, ठीक, संशोधन पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि जो आर्टिकल्स 15(5) है किससे संबंधित है ना। तो 15 का 5 है वो है शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, है ना। तो इसमें विशेष प्रावधान क्या है कि जो जैसे मान लीजिए अभी जैसे नियम बना है कि निजी स्कूलों में क्या है, बीपीएल परिवार वालों को 25% उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, विशेष आरक्षण है ना। और जैसे कि अब मान लीजिए वहाँ का उनको स्कॉलरशिप मिलता है, तो शिक्षण संस्थाओं में वो भी तो एक विशेष प्रावधान है। तो वही बोल रहा है कि आर्टिकल 15 का 5 में क्या प्रावधान किया गया है कि शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण दिया गया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 15 का मूल उद्देश्य क्या है ना। तो मूल उद्देश्य क्या है कि 15 में क्या बोला गया है कि भेदभाव का निषेध है ना, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ना तो लिंग के आधार पर कि वो महिला पुरुष है, हिंदू मुस्लिम है, वो झारखंड में रहा है, एमपी में रह रहा है या उत्तराखंड में रह रहा है, इसे वो पहले भारतीय होना चाहिए। इससे और मेल है फीमेल है, इसमें कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा। तो वही बोल रहा है कि भेदभाव का निषेध करता है आर्टिकल्स 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि किस केस में अनुच्छेद 14 का कायम रखा गया। पहले तो क्या था कि इसमें जो मतलब कि विरोध हुआ था, तो किस केस में फिर उसे फिर से वहीं रखा गया है ना, उसी पोजीशन पे। तो ये है बालाजी केस, है ना। अब जब हम केस पढ़ाएंगे कुछ कुछ बाद में लास्ट में, तो अभी बस ऐसे याद रख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का अपवाद क्या है ना। तो अभी ऊपर हम पढ़ाए हैं कि उपरोक्त में से भी देखिए आरक्षण दिया गया है। तो 18 आप देखेंगे कि इसमें सभी आएगा। देखिए अपवाद क्या है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष आरक्षण। तो यहाँ मेल और फीमेल में अंतर हुआ ना। आरक्षण आरक्षण जो ST SC में, ये भी तो आरक्षण है। तो यहाँ भी अंतर हो। शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष प्रावधान, मान लीजिए बीपीएल परिवार को 25%, तो उससे 100% में फिर 75% के साथ तो भेदभाव हुआ। तो ये अपवाद है, ठीक है। तो वही बोलता है कि इसका जो आर्टिकल्स 15 बोलते हैं ना कि लिंग, जन्म स्थान,
है ना। तो जाति, इसमें भेदभाव हुआ ना, जाति पे हुआ, लिंग पे हुआ, तो वही बोलता है कि आर्टिकल 15 का अपवाद क्या क्या है। तो शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष प्रावधान है, आरक्षण है, महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। अब आरक्षण क्यों लाया गया, मैं आरक्षण का जब अलग से टॉपिक बनाऊंगी तो समझाऊंगी, ठीक है। तब तक अभी पेशेंसली ना पढ़िए, जरूरी नहीं होता कि हड़बड़ियारी नहीं बताई नहीं, जो आगे ये भी जानना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो हर एक टॉपिक। देखिए मैं एक दिन सारी क्लास तो अपलोड नहीं कर सकती हूँ ना, और आप एक दिन में पढ़ भी नहीं पाओगे। पहले जो क्लास अपलोड हो रहा है उसको धीरे धीरे अच्छे से करना, जितना पढ़ा रही हो उतना भी कम से कम अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो अभी ये पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से इतना भी अच्छा से करेंगे। तो इसमें इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य बैकवर्ड क्लासेस जो पिछड़ा वर्ग है, अब कोशिश करूंगी सारा वर्ड ना हिंदी में ही लिख, पिछड़ा वर्ग है ना, इसको बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, के लिए विशेष प्रावधान किया गया है ना। तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए किसमें प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल्स 14 का 15 का 4 में, ठीक है। ये भी ध्यान रहेगा, कहीं कहीं पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि 20 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 15 किसके लिए आधार है, मतलब कि शिक्षा के लिए है, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, उपरोक्त में सभी के लिए है। तो आप देखेंगे कि इसमें डी आंसर हो जाएगा, और सभी के लिए। देखिए शिक्षा का आरक्षण तो दिया जाता है, महिलाओं को सशक्तिकरण दिया कि विशेष प्रावधान किया गया है कि मान लीजिए अभी बिहार में है, तो नहीं बोलता कि 35% महिलाओं को आरक्षण दिया है, 5-10 क्वेश्चन का मतलब कि कम किया जाता है। तो और सामाजिक न्याय ही तो है, ये पिछड़ा है तो उसको समानता लाने के लिए, तो इक्वल करने के लिए तो ये दिया जाता है ना। तो ये देखेंगे कि तो यह लिंग विंग से भेद होता है ना, तो ये आधार किसका है, सभी के लिए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है ना। तो जो 16 है वो किससे संबंधित है, तो सरकारी नौकरियों में समान अवसर। आप पढ़ेंगे कि इसमें समान अवसर, सरकारी नौकरी में चाहे कोई भी हो उसे समान अवसर दिया जाएगा, बशर्ते उसकी जो योग्यता है, चाहे वो कोई जाति हो, धर्म हो, या कोई भी स्टेट से रहने वाले हो, उसको समान अवसर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि अनुच्छेद अनुच्छेद जो 16 का 4 है किसे अनुमति देता है ना, किसे, इसमें इस महिलाओं के आरक्षण, बच्चों के आरक्षण, वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षण। तो 22 का देखेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों का आरक्षण है, ये 14 में 14 का जैसे नहीं होता है, देखिए मान लीजिए सरकारी नौकरियों का अवसर है 16 में दिया। तो इसमें क्या है, जो एसटी और एससी रहते हैं, उस एसटी रहते हैं उनको क्या एज में भी छूट दिया जाता है। मान लीजिए कि यूपीएससी का ही मान लीजिए, यूपीएससी, ठीक है। तो यूपीएससी का मान लीजिए कि मैक्सिमम एज कितना है, 32 साल, और तो एससी कितने चले जाएंगे, इसको 5 साल दिया जाएगा, है ना। तो 5 साल के 37 हो जाएगा, और इनको और दिया जाता है अटेम्प्ट, लगातार दे सकते इतना एज तक, है ना। तो ये सब क्या है, ये आरक्षण ही तो है उनको सामाजिक न्याय लाने के लिए, ठीक है। तो ये देखेंगे कि अनुच्छेद, ये पूछ लेगा कि एसटी एससी पिछड़े वर्गों का आरक्षण मिलाने दे देगा, तो 16 का 4 में है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 4A, देखिए क्लॉज है और ये सब क्लॉज है, किस संशोधन से जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो ये जो आरक्षण उरक्षण वाले बात कही गई है, तो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो ये 77वां 77 1995 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए इतना कर लेंगे ना तो किसी तरह का नहीं छूटेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 से क्या बोला, अनुच्छेद 16 का 4 के बी में किस संशोधन से जोड़ा गया है, तो देखिए 77वां जोड़ा गया था, ए, है ना, देखेंगे यहाँ पे, देखिए। और 24 क्या बोल रहा है, तो ये जोड़ा गया था 81वां संशोधन। जब संशोधन पढ़ाएंगे तो हम एक एक करके पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना करें, तो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, देखिए पेशेंस रख के पढ़िए। अब शॉर्टकट तो नहीं है, देखिए मैं तो लॉन्ग पढ़ाऊंगी, मर्जी आपकी है कि आपको सिलेक्शन लेना है या फिर भागना है, बंक मारना है ना। तो बंक मारिए और पढ़ेंगे, तो फिर आपके देखिए मुझे भी मेहनत लगता है इतना कंटिन्यू बोलना फिर समझाना, और उठ के मैं पानी भी नहीं पी सकती इस सिचुएशन में, कह रहे 1-2 मिनट फिर पॉज हो जाएगा क्लासेस। तो इसी वजह से मुझे रेगुलर पढ़ना पड़ता है। जितना मेहनत आप लोग, आप तो उठ के चले जाएंगे, पॉज मार देंगे कि चलो ठीक है थोड़ा देर में, पर हम क्लास लेते हुए ऐसे नहीं कर सकते हैं ना। तो आपसे ज़्यादा हमें एफर्ट लगता है और मेहनत लगता है, तो आप भी मेहनत करें, मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है सक्सेस का, है ना। तो सक्सेस रेट हाई करना है तो स्टडी भी हार्ड वर्क करना, और हार्ड वर्क और हार्ड वर्क और वर्क और वर्क, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सक्सेस के करीब आप जाते जाएंगे धीरे धीरे, और जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना जल्दी से भागते जाएंगे, है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है ना। जो 25 तो ये क्या कहता है कि सबको सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर मिलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि सार्वजनिक मान लीजिए मनरेगा, है ना। मनरेगा में क्या है कि सबको सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर बनेगा। मान लीजिए कि इसमें एक साल में 100 दिन रोजगार देना है। तो ऐसा नहीं ना कि ये सिर्फ पुरुष को दिया जाएगा, महिलाओं को भी दिया जाएगा, है ना। चाहे कोई जाति धर्म लिंग से बिलोंग करते हो तो उसको मिलेगा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर देती हूँ आप लोगों को कि देखिए महान कार्य ना ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से होता है ना। अब मान लीजिए आप यूपीएससी के लिए आए हैं, जेपीएससी के लिए आए, बीपीएससी या कोई भी पीसीएस अधिकारी के लिए आए हैं, या फिर वनडे एग्जाम पुलिस है, दरोगा है, कोई भी एग्जाम के लिए यूजीसी नेट है, रेलवे बैंकिंग, किसी के लिए भी पढ़ रहे हो तो आपका वही ड्रीम है, तो वही महान है आपके लिए, है ना। तो महान कार्य ताकत ये नहीं कि एक ही दिन एकदम तोड़ फोड़ देंगे या फिर बहुत पढ़ लेंगे तो नहीं होगा ये, क्योंकि स्टडी ऐसा है कि आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना पड़ेगा, रोज़ थोड़ा 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 करके उसे बारीकी से समझना पढ़ना, और उसे प्रैक्टिस से ही आएगा। तभी आपको, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं ना बुक खोल के आप लिख दिए और हो गया, है ना। उसको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेंस के लिखने आप जब तक समझेंगे नहीं, रटा रटाए तो काम आता ही नहीं मेंस में। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, तो उसके लिए आपको समझ के नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और उसके बाद पढ़ना पड़ेगा और लगातार मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से होता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, पर लगातार रहने से गधा, लगातार रहने से नहीं कि चलो आज 1 घंटा आधा नींद में पढ़ लिए तो 1 घंटा तो पढ़ाई हो गया, घंटा नहीं गिनिएगा आप, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि जो 16 का 2 है किस आधार पर भेदभाव को निषेध करता है ना। तो जो 16 का 2 है वो किसके आधार पर भेदभाव को निषेध करता है, तो देखेंगे कि ये धर्म जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 16 किस पर लागू नहीं होता है ना। तो देखेंगे कि जो 16 है जो सार्वजनिक कार्य में समान अवसर और रोजगार के मामले में है, तो वो किस पे लागू नहीं होता है, तो निजी क्षेत्र की नौकरियों पे, है ना। मान लीजिए कि निजी क्षेत्र में सरकारी नौकरियों पर है, लोक सेवाओं पर, उच्च न्यायपालिका पर है। आप निजी क्षेत्र वाले बोलेंगे कि नहीं हम सिर्फ पुरुष को रखेंगे, तो मना थोड़ी गवर्नमेंट कर सकती कि नहीं वहाँ हम नहीं मांगने जाएंगे कि फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स ये राज्य का कर्तव्य है या फिर राज्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देगा, निजी व्यक्ति नहीं दे सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला, किस केस में अनुच्छेद में 16(4) के दायरे को स्पष्ट किया गया है ना। तो आप देखेंगे कि पहले भी बताई हूँ मैं, तो इसका है इंदिरा शाहनी केस। सारे केसेस बता दूंगी मैं धीरे धीरे, इसमें बस ऐसे याद रखेंगे। 29 बोल रहा है कि अनुच्छेद 16 में समान अवसर का अर्थ क्या है, 16 के अकॉर्डिंग, है ना, 14 के अकॉर्डिंग नहीं, ओके। तो ये ध्यान रखेंगे कि 16 के अकॉर्डिंग क्या है, तो ये है बिना भेदभाव के अवसर, है ना। आप भेदभाव नहीं करेंगे कि वो महिला है, पुरुष है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है ना। ये भेदभाव बिना किए हुए उसकी योग्यता के अनुसार एज ए ह्यूमन, मानव और क्या बोलते हैं नागरिक, उसे जॉब में अवसर देंगे, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला कि अनुच्छेद 16(4)(a) के विशेष रूप से किस वर्ग के लिए है। जो 4(a) है, पहले आगे भी बताए हैं पिछले ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो ये है ST SC में पदोन्नति, प्रमोशन, है ना। अभी जो आरक्षण चल रहा है ना, सॉरी अमेंडमेंट चल रहा है, मतलब कि संशोधन चल रहा है इसमें, कि अभी देखिए इसका ना गलत यूज़ होता है और क्वालिटी पे फर्क पड़ता है ना, मतलब कि योग्यता पे। अब मान लीजिए कि प्रमोशन क्या है, आप उसी पे पढ़ाई पे ध्यान खर्च कर दें। प्रमोशन क्या है भाई, अब प्रमोशन मान लीजिए कि मान लीजिए कोई DM है, ठीक है। तो पहले ये कांस्टेबल है तो वो पढ़ के आए, जितना नॉलेज के एक्सपीरियंस कांस्टेबल वाला ही ना आगे आएगा। या फिर देखिए ये मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट देखिए अगर आप सही में सोचे तो प्रमोशन एक तरह का गलत है। हाँ, उसी में आप एग्ज़ाम अंदर जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है वो करवा के भेज दें, क्योंकि पोस्ट हमेशा योग्यता के अनुसार होना चाहिए, तभी वो पोस्ट संभाला जाएगा, है ना। योग्यता की मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं कि ये 5 साल का बच्चा है, ठीक है, और यह 10 साल का 10 kg का, मान लीजिए 20 kg का बोझ है कि कोई चीज़ है, ठीक है, और एक 25 साल का कोई लड़का या लड़की कोई भी है,
और ये 5 साल का है ना। अब हम कह देंगे कि चलो इसको ना यहाँ पहुँचा देंगे, ये उठा लेगा, तो उठा लेगा नहीं ना, क्योंकि इसकी योग्यता ये खुद ही 5 साल का है, तो खुद ही 10 केजी का है, ये क्या 20 केजी उठा पाएगा। तो ये 25 केजी है, क्योंकि ये योग्यता है ना उसमें। तो इसी वजह से प्रमोशन बहुत देखिए कुछ दिया जाता था, कुछ कुछ में दे दीजिए, सभी पोस्ट में नहीं होना चाहिए। जहाँ सिर्फ एज ए मानव, एज ए ह्यूमन ज़रूरत है, नागरिक ज़रूरत है, वहाँ दे दीजिए। जैसे गार्ड, उसमें क्या है, शरीर उरी से देखते हैं, तो उसमें दे दीजिए। चपरासी वगैरह में दे दीजिए। अब अच्छे अच्छे पोस्ट पे जहाँ पे दिमाग का काम है, वहाँ तो आप नहीं दे सकते ना, उसके अकॉर्डिंग उसका नॉलेज होना चाहिए ना। तो ये सब देखिए अगेंस्ट नहीं मानिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप प्रशासक बनना चाहते हैं तो ये ज़रूरी होता है ना। अब अगर सच में निष्पक्ष होकर सोचेंगे ना, तो एक तरह से गलत ही है, ठीक है। और जो योग्यता है उसके साथ अन्याय होगा, तो अन्याय अन्याय के लिए फंडामेंटल राइट्स नहीं है ना, न्याय के लिए ही है, ठीक है जी। चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है ना। तो किससे जो 31 है वो है बी से, अप्रेष्यता है ना, अनटचेबिलिटी। तो बोलते हैं कि अप्रेष्यता ये बहुत सारा हिस्ट्री है कि पहले ST SC जो ये को गिनने माना जाता, मंदिरों के अंदर नहीं ले जाया जाता था। देखिए ये आर्टिकल्स ना आप वहाँ जाके पढ़ेंगे, मैं इसको बार बार ना यहाँ नहीं पढ़ाऊँगी, आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो आप ना वहाँ जाके पढ़ेंगे कि आखिर आर्टिकल्स ये क्या बोल रहा है, अप्रेष्यता क्या है ना। तो तो इसमें 17 में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो आप ध्यान रखेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला, अप्रेष्यता का अंत किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, और इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें आ जाएगा एक मिनट में, ओके। 31 का प्रतिशत अंत हो जाएगा, और 32 का आपका हो जाएगा कि 1950 में। अप्रतिशता अंत ये हिस्ट्री का भी हो गया और पॉलिटी का भी है, ठीक है। क्योंकि अप्रतिशता है तो छुआछूत जब हुआ था 1950 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 के अप्रतिशता का अंत लागू कराने के लिए जो अंत लागू कराने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था। अप्रतिशता का अंत को लागू करने के लिए मतलब उसे ख़त्म करने के लिए कौन सा अधिनियम या एक्ट लाया गया था, है ना। तो वो लाया गया था सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 17 किस पर लागू होता है। केवल नागरिकों पर, नागरिक और विदेशियों पर, केवल राज्य पे, और केवल संसद पे। आप देखिए ये तो ऐसी कर रही है, दोनों में ही कंफ्यूजन है। तो आप देखेंगे कि ये ना नागरिक और विदेशी नागरिकों को है ना। अब मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक है, तो ऐसे नहीं ना कि मंदिर नहीं घुसने देंगे, छुआछूत करेंगे, गोरा है तुम नहीं, हम नहीं छुएंगे तुमको, विदेशी है। तो ऐसे नहीं, छुआछूत उसमें नहीं ना अपनाया जाएगा। तो वही है, नागरिक और विदेशी दोनों पे। वहाँ और कौन सा था, वहाँ 14 था ना, 15 केवल भारतीयों पे। मैं अलग अलग से करवा दूंगी तो कन्फर्म हो जाएगा आपका, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला, अप्रस्तुता को दंडनीय अपराध कब बनाया गया। देखिए ये गलत ही है ना। अनटचेबिलिटी, तुम SC हो, तुम ST हो, तुम OBC हो, ये सब क्या है, ये माइंड की ही उपज है। और दूसरे को नीचे दिखाने का ही एक देखिए क्या होता है ना, हम दूसरों को नीचे क्यों समझते हैं, क्योंकि उसके सामने हम खुद को सुपीरियर बताना चाहते हैं ना, कि तुम SC हो, तुम ST हो, तुम OBC हो, है ना। अरे ST SC क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक मानव है। पहले देखो आप जिस जहाँ पढ़ रहे हैं और या फिर जो आप पहले एक मानव है ना। पढ़ा लिखा आदमी ऐसा करता तो सबसे गंदा है, इसीलिए ये सब नहीं करना चाहिए, सबसे बहुत बैड हैबिट है। और हम स्टूडेंट और हम प्रशासक बनना चाहते हैं, और हम भी ऐसा करेंगे तो हम समाज को क्या देंगे, एक गंदगी ही तो देंगे। तो हम प्रशासक इसलिए नहीं बनना चाहते कि वहाँ जो गंदगी है समाज में उसको क्लीन करने के लिए, है ना। तो यही संकल्प के साथ हमें पढ़ना भी चाहिए, चाहे जो भी पोस्ट में जाए, कांस्टेबल में जाए, जो भी आप कार्य करें उसमें ये सब नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम एक सभ्य नागरिक है ना। औरों के अलावा औरों के मतलब कि उनसे तो ज़्यादा, क्योंकि हम एक चीज़ अप्रत्यक्षता पढ़ते हैं, वो क्या है, ये कैसे गलत है, समाज को ये कैसे इफेक्टिव करेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला कि अप्रत्यक्षता को दंडनीय अपराध कब घोषित किया गया था। तो ये घोषित किया गया था ये 1955 में एक्ट आई थी ना। देखिए ऊपर ऊपर मैं पढ़ाई हूँ, सिविल राइट्स एक्ट 1955 में, तभी इसे अंतर ये दंडनीय अपराध घोषित किया गया था, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला कि अप्रत्यक्षता जो अनुच्छेद 17 है किस प्रकार का अधिकार है। तो ये सामाजिक है, आर्थिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक है। तो अप्रत्यक्षता ऐसे पता चल ही गया होगा, है ना। तो ये है सामाजिक न्याय, है ना। समाज के प्रति ही तो घृणा पैदा करता है ये,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 17 को किस रूप में जाना जाता है? तो नेगेटिव, नकारात्मक। इतना तो आदमी को इंग्लिश आता ही है और इतना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उसमें क्वालिफाई में पेपर होता है, जाके कल प्रशासक बनेंगे, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश तो आना पड़ेगा ना। तो नेगेटिव राइट्स, पॉजिटिव राइट्स, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल, या फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। तो अभी कौन सा आएगा? ये 37 का आ जाएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि देखिए ये नेगेटिव ही तो है, अप्रिशियता क्या है? गलत है ना। तो क्या हो गया? नकारात्मक, नकारात्मकता ही तो उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि किस अनुच्छेद में अप्रिशियता को समाप्त कर दिया गया? तो किस में किया गया? 17 में, है ना। ओके, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आप याद रखेंगे। और ठीक है, तो 39 का क्या पूछ रहे बोल रहा है कि जो अनुच्छेद 17 है से संबंधित अधिनियम का क्या नाम दिया गया? तो आप देखेंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सर, बार बार मैं 2-3 क्वेश्चन डाल दी हूँ इसमें। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए अब 40 का देखिए भाई, इसमें 50 क्वेश्चन कर दी हूँ ताकि जो 19 से 10 हो गया, 20 से 10 हो गया, 21 सॉरी 14 से हो गया 10, 15 से 10 हो गया, ऐसे 10-10 क्वेश्चन है। देखिए आर्टिकल्स भी तो 4-5 है ना, तो इसीलिए सारे से 10-10 की हो। अगर अलग अलग कर देती 5-10 मिनट, क्या बहुत मुझे भी बार बार टाइप करने में, मतलब कि रिकॉर्ड करने में दिक्कत होता है, इसीलिए मैं एक ही साथ कर दिया। आपको जब पढ़ना हो तो आप बढ़ा बढ़ा के भी पढ़ सकते हैं, पर देखिए आधा घंटा कुछ टाइम नहीं होता, और आपको घंटों घंटों देना ही पड़ेगा पढ़ाई में, और काम छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें आप कैरियर बनाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं ना। तो कोताही नहीं, और बिना हार्डवर्क का कुछ नहीं मिलता। आप किसी भी क्षेत्र में अभी हार्डवर्क करेंगे तो आधा ज़िंदगी आराम का बीतेगा, मतलब कि कंपेयर टू औरों को। तो तो इसी वजह से अभी हार्डवर्क करें अभी, क्योंकि आपके पास अभी ऊर्जा है, और अभी सुविधा भी है, आपका शरीर भी आपके साथ देता है अभी, है ना। तो बुढ़ापा अच्छे से गुजरे, इसलिए जवानी में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना। तो चलिए, अपरिचिता का अंत किस सिद्धांत का हिस्सा है ना। तो ये देखेंगे, ये है सामाजिक समानता का, अभी ऊपर भी बताई थी ना। ठीक है, अब देखिए 41 से 50 तक ना, 18 आर्टिकल से 18 से संबंधित है। तो ये ऐसे 10-10 क्वेश्चन, हर आर्टिकल से 10-10 क्वेश्चन में उठाई हूँ, ठीक है जी। तो 41 क्या बोल रहे हैं कि अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है ना। तो उपाधियों का उन्मूलन, अपरिचितता का तो 17 था, समानता का अधिकार 14 था, और शिक्षा उसमें 16 था। तो इसमें देखेंगे उपाधियों का अंत कर दिया गया। पहले जैसे लगाते थे बहादुर शाह जफर, है ना, जैसे कि तभारी भूख भरकम लेके आ रहे हैं, है पतला सुतला आदमी, कुछ ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, सॉरी। तो मान लीजिए उसमें कुछ भी योग्यता नहीं है, और ये एकदम बहादुर शाह जफर नाम रख क्या है, शहंशाह रखा है। तो ये सब उपाधियाँ क्या होता था, ये समाज में असमानता लाने की कोशिश करता था, एक डर पैदा करता था, मतलब भाई, तो इसीलिए ये आर्टिकल 18 को लाया गया, उपाधियों को अंत कर दिया गया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 41 हो गया, 42 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 18 के अंदर कौन सी उपाधि निषिद्ध है? तो देखिए राजा, राजा रंजीशी। तो देखिए पहले राजा थे महाराजा, नवाब, सरदार, सरदार, कुछ भी लगा लिया गया, नवाब ये, नवाब वो, है ना। तो इसका क्या हो गया? ये इसका एक हो जाएगा, ठीक है। आप देख लेंगे वहाँ सब्जेक्टिव क्लास में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और क्वेश्चन 43 क्या बोल रहा है कि 18(1) क्या कहता है? तो राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, है ना, मौलिक अधिकार, आरक्षण देगा, शिक्षक अधिकार। तो क्या बोल, कुछ अपवाद है, मैं उसे बताऊंगी कौन कौन सा अपवाद है। तो 43 क्या बोल रहा है कि जो राज्य है ना, कोई उपाधि नहीं देगा, राज्य के अंतर्गत कोई भी उपाधि नहीं दिया जाएगा कि राजा, महाराजा, फिर इधर क्या है, नवाब, ये सब राज्य उपाधि नहीं देगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहे हैं कि अनुच्छेद 18 का 2 किसे प्रतिबंधित करता है ना। तो देखेंगे कि ये है भारत के नागरिकों को विदेशी उपाधि स्वीकार करने से, है ना। जैसे भारत के नागरिक गए, और देखिए अपवाद है कि वहाँ का जो उपाधि है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को मिला कि मानद उपाधि, फ्रांस का सबसे सर्वोच्च उपाधि, वो सब अपवाद है, ठीक है जी। तो भारत के नागरिकों को विदेशी उपाधि को स्वीकार करने से ये क्या निषेध करता है, प्रतिबंधित करता है, ठीक है। वहाँ देखेंगे सब्जेक्टिव क्लास में, मैं अच्छे से समझाई हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि अनुच्छेद 18 का 3 में किस पर लागू होता है? ये केवल नागरिकों पे होता है, विदेशियों पे होता है, ये क्या किस पे ये लागू होता है ना। तो देखेंगे भारत सरकार और उसके अधीन सेवकों पे, है ना। ये कोई भी भारत सरकार है ना, जैसे कि भारत सरकार और उसके अधीन सेवक जो सरकारी कर्मचारी है, उस पर सभी लागू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 46 है, अनुच्छेद
18 का 4 किससे संबंधित है? तो 18 का 4 किससे संबंधित है? तो ये 46 देखेंगे आप कि विदेशी नागरिकों को भारत सरकार से उपाधि लेना है ना, तो आप वहाँ डिटेल से दिया गया है विदेशी नागरिकों को भारत सरकार से उपाधि लेना, ठीक है। कौन सी उपाधियाँ अनुच्छेद 18 के निषेध नहीं है? हाँ, तो अभी ऊपर था ना ये पद्म पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, सैन्य और शैक्षणिक विशेषताएं जैसे कि कर्नल हो गया, जनरल हो गया, फिर मेजर हो गया, ये सब उपाधियाँ तो सरकार के द्वारा दिया जाता है ना। भारत रत्न दिया जाता है, पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। जब मैं ये सब पुरस्कार अलग से पढ़ा दूंगी क्योंकि ये काफ़ी लेंदी है और थोड़ा थोड़ा लेंदी इन द सेंस कि एक क्लास तो लगेगा ही, है ना। तो 47 का क्या है, ये सभी हो जाएगा, है ना। तो ये इसका निषेध नहीं है क्योंकि ये तो उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग दिया जाता है ना। सैन्य उसके पोस्ट होता है, भारत रत्न जो कार्यकर्ता, पद्म विभूषण, भूषण और विभूषण, है ना। तो ये सब सरकारी पद है जो सरकार देती है लोगों को, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है कि पद्म पुरस्कार, पद्म भारत रत्न पुरस्कार अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस ना। मान लीजिए अपवाद है तो किस केस में ये कहा गया था? तो ये कहा गया था बालाजी राघवन केस में, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी स्थिति आ जाता है कि उसमें निर्णय दिया जाता है तो वो और फिर हिस्ट्री बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि जो अनुच्छेद 18 का उद्देश्य क्या है? तो धार्मिक शिक्षा, स्वतंत्र संपत्ति या समानता सुनिश्चित करना। तो ये देखेंगे समानता का ही अधिकार है, तो 49 समानता का ही सुनिश्चित करता है क्योंकि सभी नागरिकों के एक ही मानता है। तो अनुच्छेद देखिए क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 18 का कौन सा अपवाद है ना। तो शेन वैद, मानद पुरस्कार, शैक्षणिक विशिष्टता, है ना। तो देखेंगे इसमें सभी है। देखिए कि मानद पुरस्कार दिया जाता है ना, और सैन्य भेद की जनरल, मेजर, शैक्षणिक विशिष्टता भी दिया जाता है। फिर मानद पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, विभूषण, भारत रत्न, तो ये सभी अपवाद ही है, तो है ना। तो चलिए आज का क्लास कंप्लीट हुआ और आप लगन से और मेहनत से पढ़ेंगे, हार्ड वर्क करेंगे ताकि जो आर्टिकल्स 14 से 18 तक आपका कोई भी एग्ज़ाम क्वेश्चन ना छूटे। वहाँ पे सब्जेक्टिव करेंगे, फिर मेरे ये क्लास ऑब्जेक्टिव करेंगे, और फिर एक ग्रंथ है लक्ष्मीकांत पॉलिटी का, उसको पढ़ेंगे इस चैप्टर को। देखिए बहुत आसान हो जाता है, इजी, और भारी भी नहीं लगेगा और बुक मोटा भी नहीं लगेगा। जैसे मैं ये आर्टिकल्स पढ़ाई तो तुरंत वहाँ जाके बुक में पढ़ लिए, ये सब्जेक्टिव पढ़े, ऑब्जेक्टिव लगाया, बुक्स में पढ़ लेंगे, इनफ है जी। तीन जगह सोर्स पढ़िए और ख़त्म, फिनिश, है ना। तो चलिए तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें, और खुद पर विश्वास करें, और ये सबसे बड़ा साहस है और ये करते रहें, ठीक है। और मेहनत कीजिए, देखिए मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप अगर इस लाइन में आए तो मेहनत करना पड़ेगा, वरना आप थोड़ा आज में से ज़्यादा कहीं और फिर बाद में करना पड़ेगा अगर नहीं होगा तो। अब एग्जाम्पल में क्या दूँ, खैर इसलिए पढ़िए, खूब पढ़िए, अपना अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।